FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, लेकर गीतों भरी कहानी। आज आप दीपक कंवल की लिखी कहानी समाप्त करेंगे, शामे गम की कसम। ये बिखरे हुए बाल, ये बढ़ी हुई दाढ़ी, ये तार तार कपड़े। उसकी सूरत देखकर हर कोई यही समझता था कि वो कोई सरफिरा है, कोई दीवाना है। पर वो कोई दीवाना नहीं, बल्कि एक मुसव्विर था। और ये दर्द भरी आवाज उस मुसव्विर की थी, जो हर शाम गुलमर्ग की इसी वादी में किसी चेड़ के छतनार साये में बैठकर अपने नौहे सुनाता रहता था। इस नालो फुगां के पीछे एक दास्तान छिपी थी, जो बहुत कम लोगों ने सुनी थी। बात 15-20 साल पहले की थी। ये मुसव्विर, जिसका नाम यूसुफ था, किसी यूसुफ सानी से कम न था। उसकी दो नीली खूबसूरत आंखें किसी भी राह चलती लड़की को अपनी ओर खींचती थीं। वो था कि किसी भी लड़की की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। यहीं गुलमर्ग में वो एक फोटोग्राफर की दुकान के बाहर बैठकर पेंटिंग्स बनाया करता था। वो ये काम बचपन से ही करता था। वक्त के साथ साथ उसने इस फन में महारत हासिल की। वो मिनटों के अंदर किसी भी सूरत को कैनवास पर उतारता था। उसके कदरदानों में ज्यादातर बैरून रियासतों के सयाह हुआ करते थे, जो उसकी पेंटिंग्स बड़े चाव से खरीद कर ले जाते थे। वो अकेला था। माँ बाप बरसों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। यार दोस्तों ने बेहतरा समझाया कि घर बसा ले, मगर वो जैसे अकेले रहने का आदी हो चुका था। इसलिए यार दोस्तों के पैहम इसरार के बावजूद उसने घर नहीं बसाया था। उसके लिए कई सारे रिश्ते आए थे, मगर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। उसकी पसंद क्या थी, ये कोई जान नहीं पाया था। वो बस एक तस्वीर अपने दिल में बसा के बैठा था, जिसे वो कैनवास पर उतार भी नहीं पाया था। एक दिन उसने हाथ में ब्रश थामा और उस तस्वीर को कैनवास पर उतारने में जुट गया। साथ ही वो गुनगुनाने लगा। FM2 पर आप इस वक्त दीपक कंवल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं, शामे गम की कसम। उसने एक पेंटिंग बना ली, एक खूबसूरत लड़की की, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसने इस पेंटिंग का उन्वान फूलों की शहजादी रखा। ये पेंटिंग उसकी जहनी उपज थी। वो अपनी इस पेंटिंग पर नाज़ा था। कई सयाहों ने उसकी ये पेंटिंग खरीदने की कोशिश की, मगर उसने ये पेंटिंग बेची नहीं। बस वो जब भी फुर्सत में होता था तो इस तस्वीर को निहारता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि सयाहों का एक टोला उसके सामने से गुजरा। इस टोले में एक जवान साला लड़की थी। लड़की की नजर जब इस पेंटिंग पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। ये उसी की तस्वीर थी। यूसुफ ने भी जब इस माहपरी को देखा तो वो उछल पड़ा। ये हूबहू उसी की तस्वीर थी। भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस लड़की को आज तक उसने देखा नहीं था, उसने तखय्युल के सहारे उसकी तस्वीर बना ली हो, वो भी हूबहू। इसे हुस्ने इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। मगर उस लड़की के घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। लड़की का बाप ये तस्वीर देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने यूसुफ को धमकी दी कि अगर उसने ये तस्वीर तलफ न की तो वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा लेगा। यूसुफ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। वो उसे धमका के चले गए और यूसुफ सर पकड़ के बैठ गया। वो इस तस्वीर को तलफ करना नहीं चाहता था। ये उसकी बेहतरीन तख्लीक थी, जिस पर उसे नाज था। अगले रोज जब उस लड़की के घर वालों ने ये तस्वीर अपनी जगह पर आवेजान देखी तो लड़की के वालिद को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा ली। पुलिस आ गई और यूसुफ को पकड़ कर ले गई। यूसुफ को हवालात में डाल दिया गया। यूसुफ के पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं था। कोई भी शख्स ये बात मानने के लिए तैयार न था कि ये तस्वीर उसकी जहनी उपज है। वो इस वाकये से काफी उदास और गमगीन था। एक पेंटिंग बनाने की उसे आज सजा मिली थी, सिला नहीं। एक मुजरिम की तरह पुलिस ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया और फिर उसे अपने साथ ले गए। उसने इलाके में अपनी साख बना के रखी थी। आज एक
गलत फहमी की वजह से उसकी साख और धाक मिट्टी में मिलकर रह गई थी। जिंदगी में उसे इस तरह जिल्लत का कभी सामना न करना पड़ा था। अपनी जिल्लत के एहसास से वो तड़पा जरूर, मगर उसने अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दी। गुलमर्ग का मौसम यकायक बदल गया था। मशरिक की पहाड़ों की ओट से एक काली बदली किसी डाइन की तरह धनधनाते हुए चली आई और फिर वो बेहंगम सा रक्स करते हुए उफुक पर छा गई। देखते ही देखते नीला आसमान बादलों की ओट में छुप गया और बादल और बिजलियों की गनगरज से जमीन दहलने लगी। यूसुफ काल कोठरी में बैठा उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो उसकी जिंदगी में खुशी की नवीद लेकर नहीं बल्कि जिल्लत और परेशानी लेकर आई थी। अचानक हवालात का दरवाजा खुला और वो लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। यूसुफ ने जब उस लड़की को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। वो फटी फटी आंखों से उस लड़की को देखने लगा। उसे लगा कि ये उसका भरम है। वो लड़की भला इस तूफानी रात में उससे मिलने क्यों कर आएगी? बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि ये उसका भरम नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। ये वही लड़की है जो उसकी मुसीबत का सबब बन गई थी। लड़की ने अपनी नरगिसी आंखों से उसकी तरफ देखा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लड़की ने उसके इस बर्ताव का बुरा नहीं माना। उसने अपना नाजुक सा हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर अपनी सुरीली आवाज में यूसुफ से पूछा, मैं जानती हूं तुम हमसे नाराज हो। तुम्हें नाराज होने का पूरा पूरा हक है। मुझे अफसोस है कि मेरे वालिद ने तुम्हें इस काल कोठरी में पहुंचा दिया। जो कुछ मेरे वालिद ने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैं आर्ट की कदरदान हूं। एक आर्टिस्ट अजीम होता है, वो चाहे जो भी हो। तुम्हें तो इस पेंटिंग के एवज इनाम मिलना चाहिए, मगर मेरे वालिद ने तुम्हें सिला देने के बजाय सजा दिलवा दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लड़की की बातों से यूसुफ का दिल एकदम पसीज गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो लड़की उसके आंसू देखकर तड़प उठी। उसने अपनी मखरूती अंगुलियों से उसके आंसू पोंछ लिए और फिर थानेदार को बुलवाकर उसे हवालात से आजाद कराने के लिए कहा। थानेदार ने यूसुफ को फौरन आजाद कर दिया। लड़की उसे अपनी टैक्सी में उसके घर के पास छोड़ के गई। लड़की के इस दर्दमंद बर्ताव से यूसुफ अपना दिल हार बैठा। वो लड़की नहीं, जन्नत की कोई अप्सरा थी, मासूम, भोली भाली, पाकीज़ा। वो रात भर उसी के ख्यालों में खोया रहा। उसके तखय्युल के अंबर पर वो महबरी चांद बनकर उसे सारी रात तड़पाती रही। वो उस चांद के पीछे भागता रहा पर वो हाथ न आई। कभी वो कहकशां बनकर उसके सामने खुल जाती तो कभी वो एक नूर का हाला बनकर उसके सामने रक्स करने लगते थे। जब वो थक गया तो अपनी दीवानगी पर हंस पड़ा और उसके होंठों से एक नगमा फूटा। अगली सुबह जब वो काम पर पहुंचा तो उसकी मतलाशी निगाहें बस उसी लड़की को तलाश करती रहीं। सारा दिन वो बस उसी की तलाश में रहा। वो नहीं मिली। ये सोचकर उसका दिल डूबने लगा कि कहीं वो लड़की चली न गई हो। यूसुफ उस लड़की की याद में पूरे दिन माहिए बिनाब की तरह तड़पने लगा। इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गईं। उसे लगा जैसे वो सदियों से यहाँ बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा है। वो लड़की न जाने कहाँ छिप के बैठ गई। उसकी बेचैनी और बेताबी का ये आलम था कि उस दिन उसने न कोई तस्वीर बनाई न बेची। जो भी आता था वो उसे ये कहकर लौटा देता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दिन ढला, शाम हुई। यूसुफ की उम्मीदों का सूरज भी शाम के साथ ढल गया। वो उसकी एक झलक पाने के लिए गुलमर्ग के सभी होटलों का तवाफ करके आ गया, मगर वो अप्सरा उसे कहीं दिखाई न दी। वो बड़ा उदास और गमगीन हो गया। वो एक चेड़ के साये में बैठ गया। अपना दिल हल्का करके वो रात के अंधियारे में अपने घर चला गया। अगले रोज वो सवेरे सवेरे ही अपनी दुकान पर पहुंचा। उसकी बेचैन निगाहें उसी लड़की को तलाश कर रही थीं। जब दोपहर भी हो गई और वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो वो उठा और पागलों की तरह गुलमर्ग में घूमने लगा।
کہیں حد نظر تک پھیلی ہوئی وادیوں میں وہ اسے تلاش کرتا رہا، کہیں نغمریز ندیوں سے وہ اس کا پتہ پوچھتا رہا۔ وہ کہاں گم ہو گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈال بس آوارہ گردوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ دن ڈھل گیا، شام ہو گئی، اس کی ساری امیدیں ایک ایک کر کے دم توڑنے لگیں۔ گلمرگ کی وادی کی طرح اس کے دل کی وادیوں میں بھی مایوسی اور اداسی کے دھندلکے پھیلنے لگے۔ وہ ایک بار پھر جا کر ایک چھتنار چیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ڈھل گئی اور وادی سیاہی کی چادر اوڑھ کے سو گئی۔ یوسف وہیں پر بیٹھا رہا۔ اس کے دل کا درد نغمہ بن کے اس کے لبوں سے کیا پھوٹا کہ ایک معجزہ ہو گیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز مل گئی۔ وہ جب سامنے آ گئی تو یوسف مارے خوشی کے رو پڑا۔ لڑکی اسے وارفتگی سے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے اپنی سریلی آواز میں اسے پوچھا، تم کیوں رو پڑے؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم پھر مجھے ملو گی۔ مجھے لگا کہ تم یہاں سے چل ہی گئے ہو۔ نہیں، ابھی ہم یہاں 1 مہینے تک ٹھہریں گے۔ وہ جو سامنے ہوٹل دکھائی دے رہا ہے نا، ہم اسی میں ٹھہرے ہیں۔ میں کھڑکی پر بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی، تبھی تمہاری درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ تم یہیں رہتے ہو؟ ہاں، اس نے شرابور ہو کے کہا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ بس میں ہوں اور میری تنہائیاں ہیں، اس نے ایک آہ بھر کے کہا۔ تم اپنی سناؤ، تم کہاں کی اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ادا ہے، میں سورت کی ہوں۔ سورت جو گجرات میں ہے۔ ہماری سورت میں کپڑے کی بہت بڑی مل ہے۔ ادا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ کہو تو۔ ادا، جب میں نے ایک پینٹنگ بنائی، یہ بات میرے وہم و گما میں نہیں تھی کہ ایک دن میری یہ تصویر فریم سے نکل کر جیتے جاگتے روپ میں میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ میں اپنی اس تخلیق سے بہت پیار کرتا تھا، اور جب میری تخلیق حقیقت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ پوچھو نا، پوچھو، ہاں پوچھو نا۔ یوسف ادا کے اقرار محبت سے مارے خوشی کے جھوم اٹھا۔ اسے لگا جیسے ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہوں، جیسے کہکشان دھرتی پر اتر آئی ہو، جیسے ذرہ ذرہ اس کی خوشی میں شریک ہو۔ وہ ادا کی طرف وارفتگی سے ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ ادا کے گال شفق زار بن چکے تھے، اس کی آنکھیں جیسے خمار میں ڈوب گئی تھیں، وہ جیسے خوشبو بن کے اس کے وجود میں تحلیل ہوئی جا رہی تھی۔ یوسف کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا کے دوش پر اڑا جا رہا ہو، ایک ایسی دنیا کی اور جہاں کلفتیں نہیں الفتیں تھیں، جہاں اداسیاں نہیں خوشیاں تھیں، جہاں آہیں اور آنسو نہیں مسکراہٹیں تھیں۔ ادا اس کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا کلیجہ نکال کر لے گئی ہو۔ ایک خواب حقیقت بن چکا تھا۔ وہ اس احساس سے شاداں و فرحاں تھا۔ اچانک ادا کی سریلی آواز نے جیسے اس کے دل کے تار تار کو، من کے ہر ساز کو چھیڑ دیا ہو۔ وہ نغمہ سرا تھی۔ FM2 103.5 میگا ہرٹز پر آپ دیپک کنول کی لکھی گیتوں بھری کہانی سماعت کر رہے ہیں، شام غم کی قسم، اپنے میزبان رشید نظامی کے ساتھ۔ ابھی ان کے پیار کی بیلا پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھی، ابھی ان کا سہانا خواب اپنی تعبیر بھی نہ پا چکا تھا کہ اچانک یہ خواب ٹوٹ گیا۔ ایک شام جب یوسف ادا کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ادا چلی آئی، وہ کافی اداس اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یوسف نے جب اس سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو وہ گلوگیر آواز میں بولی، میرے گھر والوں نے میرا رشتہ یہاں کے ایک تاجر گھرانے میں پکا کر دیا ہے۔ یوسف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر وزنی گھونسا مار دیا ہو۔ اس خبر سے اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا، ایسا لگا جیسے ادا نے اسے موت کا فرمان سنایا ہو۔ وہ رونی سی صورت بنا کر ادا کی طرف دیکھنے لگا۔ ادا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کا کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کے خود بھی رو پڑا۔ وہ دونوں روتے رہے۔ یہ بے بسی کے آنسو تھے، یہ لاچاری کے آنسو تھے۔ وہ تقدیر کے سامنے بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ادا اپنے ماں باپ کے خلاف جانے کے لیے تیار نہ تھی۔
यूसुफ भी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता था जो अदा की बदनामी का बाइस बने। वो बस अश्क बहाकर अपने अपने मन को हल्का करते रहे। जब मन कुछ हल्का हुआ, अदा उठ के चली गई। यूसुफ भी उसके पीछे चला गया। वो रात उन्होंने रो रो के गुजार दी। क्या क्या सोचा था यूसुफ ने। सारे ख्वाब चकनाचूर होके रह गए, सारे अरमान बस सीने में ही सुलग के रह गए। यही हालत अदा की भी थी। वो भी अपने सीने में अपने अरमानों को सुलगते हुए महसूस कर रही थी। जिस लड़के के साथ अदा का रिश्ता पक्का हुआ था, उसका नाम तस्नीम था। वो बड़ा गुस्सैला और मगरूर किस्म का नौजवान था। ये होटल भी उसी का था जिसमें अदा अपने खानदान के साथ ठहरी हुई थी। होटल का सारा स्टाफ उससे खाइफ रहता था। वो बात बात पर उबलने लगता था और कई मुलाजिमों की उसने मारपीट भी की थी। वो अदा की नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देता था। उसे जब पता चला कि यूसुफ नाम का मुसव्विर अदा के आगे पीछे मंडलाता रहता है तो उसका खून खौल उठा। यूसुफ, जो अदा की याद में खाना पीना भूल चुका था, जो अपनी दुकान पर बैठता नहीं था बल्कि अदा को देखने के लिए इसी होटल के गिर्द घूमता रहता था, जब वो कहीं दिखाई नहीं देती थी तो उसकी उम्मीदों के मोहम से चिराग एक एक करके बुझने लगते थे। वो जाकर पास के एक चीड़ के छतनार साये में बैठकर अपना नौहा अदा को सुनाने की कोशिश करता था। एक शाम जब वो बैठा था तो उसने अपने दिल के तारों को छेड़ा। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप दीपक कमल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं, शाम गम की कसम। अदा की समात से जब उसकी दर्द भरी आवाज टकराई तो वह अपने आप को रोक न सकी। उसने जो ही बाहर निकलने की कोशिश की तो तस्नीम गेट पर खड़ा था। वो शोलाबार आंखों से अदा को घूरने लगा। उसकी गजबनाक आंखों से सहम गई। कुछ बोली नहीं, बस बरहम होके वापस अपने कमरे में चली गई। उसने उसे अपनी हतक समझ लिया। आज तक किसी ने उसे इस तरह रोका टोका नहीं था। किसी ने उसे टेढ़ी आंख से नहीं देखा था। तस्नीम के इस रवैये से उसे बहुत तकलीफ हुई। तस्नीम तो बहुत ही मगरूर था। उसने अदा की परवाह नहीं की। वो उसी वक्त अपने 2-4 हिमायतियों को अपने साथ लेकर यूसुफ के पास चला गया। इससे पहले कि कोई बहसो तकरार होती, उसने यूसुफ की जमकर मारपीट की। उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। वो रात गए तक वहीं पड़ा रहा। उसका अंग अंग दुख रहा था। वो जानता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो एक सरमाएदार का बेटा है, जबकि वो एक मुफलिस नादार। उसके फरियाद को ही नहीं सुनेगा। इसलिए वो आधी रात के बाद अपने घर चला गया। उसे अब इस बात का इदराक हो गया था कि अदा उसकी कभी हो नहीं सकती। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो उसे भूल जाए। उसी में उसकी और अदा की भलाई है। अगले रोज वो अपनी दुकान पर जाके बैठ गया। वो बहुत उदास और गमगीन था। दोपहर का वक्त था। एक लड़का उसके पास भाग कर आ गया। उसने जो खबर उसे सुनाई, उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। वो नंगे पांव होटल की तरफ भागा। वहां पर पुलिस का पहरा लगा था। उसने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा, तभी उसे अदा की लाश दिखाई दी। अदा ने खुदकुशी की थी। यूसुफ तेवरा के गिरा। जब उसे होश आया तो वो धाड़े मार मार के रोने लगा। अदा उसे एक ऐसा दर्द दे के गई थी जो उसके साथ सारी जिंदगी लगा रहेगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। आज अदा को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। यूसुफ उसे भुला नहीं पाया। वो उसी की याद में बस ये नौहा गाता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गीतों भरी कहानी, शाम गम की कसम। तहरीर दीपक कमल। अब आज इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।